गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सुप्रभात, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या बात है, क्या बात है। तो सभी साथियों का इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में स्वागत है। साथियों, हम भारत की राज व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं और भारत की राज व्यवस्था पर चर्चा करते करते हम लोग आज पहुंच गए हैं भारतीय संविधान में विभिन्न अनुसूचियों के संदर्भ में। अब तक हम लोगों ने भारत का संवैधानिक इतिहास देखा, इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, फिर इसके बाद में फोकस हमने किया 1919 और 1935 के अधिनियम पर। बहुत अधिक चर्चा की हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर साथियों, और इसके बाद में एक लंबी चर्चा चली हमारी संविधान सभा के बारे में। किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, किस तरह से सत्र हुए, किस तरह से मेंबर्स लिए गए, उन सब विषय पर चर्चा हम लोगों ने कर ली साथियों। इसके अलावा लास्ट में जाते जाते आपको अनुच्छेद 393 क्या है, 394 क्या है और अनुच्छेद 395 का भी परिचय करवाया। आपको थोड़ा अचंभा हुआ होगा साथियों कि हमने उन अनुच्छेदों पर सबसे पहले चर्चा की है जो भारतीय संविधान के सबसे अंतिम छोर पर खड़े हैं। लेकिन साथियों, करें क्या, इसके अलावा अपने पास कोई विकल्प और था नहीं, इसलिए हमने 393, 394 और 395 अनुच्छेद पर पहले चर्चा कर ली। तो सभी साथियों को नमस्कार। अब हमको मुझे लगता है कि अपने को स्टार्ट कर लेना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे साथियों, क्या पढ़ेंगे बताइए? अनुसूचियां। नया टॉपिक है अनुसूचियां, अंग्रेजी में कहते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं साथियों। अच्छे प्रश्न बन सकते हैं तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, अनुसूचियों में प्रश्न किस तरह के बनेंगे, ये आपके मन में प्रश्न हो सकता है। अनुसूचियों में दो प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल यानी फला अनुसूची का संबंध किससे है, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। और दूसरा प्रश्न बन सकता है विभिन्न जो अनुसूचियां हैं उनको आप मैच कीजिए, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोगों ने, चूंकि आप लोग जिस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की या स्टेट पीएससी की या एसआई की या फिर सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, वहां इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, तो आगे बढ़े। अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स। पहला, आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि सर अनुसूचियां होती क्या है। तो साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, भारतीय संविधान में कुछ अनुसूचियां हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे भाग हैं और बहुत सारे परिशिष्ट हैं। ये चारों अलग अलग हैं। अनुसूचियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लगाकर 395 अनुच्छेद जब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसे हम अनुसूचियां कहते हैं, शेड्यूल्स कहते हैं। कई बार जैसे पुस्तक में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनको हम लोग मेन पुस्तक, जो मुख्य पुस्तक है, उसमें उसका उल्लेख ना करके लास्ट में उसका उल्लेख करते हैं, बाद में उसका उल्लेख करते हैं। हमारी किताब में बहुत सारे एनक्लोजर होते हैं जिसे हम हिंदी में संलग्न कहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनका शुरुआती पेजेस में उल्लेख न करके लास्ट के पन्नों में उल्लेख किया जाता है। जैसे बहुत सारी टेबल्स हो सकती है, बहुत सारे नक्शे हो सकते हैं, बहुत सारे चार्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे चित्र हो सकते हैं, बहुत सारे फोटोज हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती है। उनको हम लोग जैसे लास्ट में उल्लेखित करते हैं, लास्ट में डाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान में भी ऐसी बहुत सारी अनुसूचियां हैं जो 1 से लगाकर अनुच्छेद 395 अनुच्छेद तक संबंधित तो है, लेकिन उनका उल्लेख अनुच्छेद 395 के बाद आता है। राइट साथियों, अब क्या प्रश्न? पहला सामान्य प्रकार का प्रश्न आप लिख दीजिए, मैं चाहूंगा कि आप लिखें। आप ऐसा लिखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। इसी में लिख दीजिए, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं।
क्या लिखेंगे? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, मैं हट गया हूं, आप आराम से लिख सकते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ये एक फैक्ट है। दूसरा प्रकार का जो प्रश्न बनेगा साथियों, इस फैक्ट के अलावा, ये जो 9, 10, 11 और 12, ये जो 4 अनुसूचियां जो बाद में जोड़ी गई, ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है मैच करने के संदर्भ में। तो 9, 10, 11 और 12 पर भी हम लोग आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे साथियों। तो ये मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब आप मुझसे एक प्रश्न तो यही पूछोगे कि सर मूल संविधान से आपका क्या आशय है, ये आपका प्रश्न होगा साथियों। मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान लागू हुआ, उस दिन का जो संविधान है वो मूल संविधान कहलाता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। जैसा संविधान सभा ने बनाया वैसा संविधान। अब लोग जानते हैं फिर तो संविधान में क्या हो गए, अमेंडमेंट हो गए। और ये भी आप जानते हैं साथियों कि आज के दिन 104 संविधान संशोधन भारत के संविधान में हो चुके हैं। तो जब कभी भी मैं मूल शब्द का प्रयोग करूं, इसका सीधा सा मतलब है मैं किसकी बात कर रहा हूं, 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां का मतलब है 26 जनवरी 1950 को संविधान में 8 अनुसूचियां थी। बाद में अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा हमने अन्य सूचियां जोड़ी, तो टोटल कुल मिलाकर हो गई 12 अनुसूचियां। राइट फ्रेंड्स, अब हम एक एक अनुसूची पर बात करेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। मैंने पहले से ही दोस्तों आपको कह दिया, क्या कह दिया, कि कलम पास में रखें और अपनी नोटबुक भी पास में रखें। हम साथियों 12 की 12 अनुसूचियां पढ़ने जा रहे हैं। जहां से प्रश्न बन सकते हैं उन सारे विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक तरफ आपको अनुसूची लिखनी है, अनुसूची, शेड्यूल, और एक तरफ उसका विषय लिखना है साथियों, अर्थात वह किस विषय से संबंधित है। ठीक, एक तरफ अनुसूची लिखनी है और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। तो अनुसूची में आप लिख दीजिए प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। किससे संबंधित है अभी बात कर रहे हैं, क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट शेड्यूल। यहां से 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं साथियों। क्या प्रश्न बनते हैं, एक तो पहली अनुसूची का संबंध किससे है। तो ये जो प्रश्न है इसका जवाब अलग अलग तरीके से देना है। भारत क्या है, मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि भारत क्या है, तो आप कहेंगे भारत एक देश है, और आप कहेंगे भारत वह है जिसमें 28 राज्य हैं, और भारत वह है जिसमें 8 संघ शासित प्रदेश है। तो साथियों भारत जो है उसमें 28 राज्य है, 8 संघ शासित प्रदेश है, ये सब लिखा हुआ कहाँ है। भारत का जो राज्य क्षेत्र है, जो टेरिटरी ऑफ द इंडिया है, भारत में 28 राज्य हैं, 8 संघ शासित प्रदेश है, ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ये सब जहाँ लिखा हुआ है उसी का नाम है फर्स्ट शेड्यूल, यानी प्रथम अनुसूची। तो क्या लिखेंगे आप प्रथम अनुसूची में, इसके अंतर्गत ऐसा लिखिए, इसके अंतर्गत भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित है। भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसके अंतर्गत भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित है, ऐसा प्रश्न भी हो सकता है। अब भारत का राज्य क्षेत्र का क्या मतलब है, तो आप इसमें और क्लियर करके क्या लिख सकते हो, अर्थात इसमें भारत के 28 राज्य और 8 जो संघ शासित प्रदेश है उनके नामों का उल्लेख जिस अनुसूची में है उसी का नाम है फर्स्ट शेड्यूल, उसी का नाम है प्रथम अनुसूची। तो इसमें और लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, अर्थात इसमें
अर्थात इसमें भारत के 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख है। क्या मतलब हुआ साथियों? उल्लेख है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ साथियों कि यदि भारत में कोई सवाल क्या बनेगा, यदि भारत में कोई नया राज्य बनाना है, नए राज्य का गठन करना है, तो परिवर्तन कौन सी अनुसूची में आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन अचानक अगस्त 2019 में हमारे जो मोदी जी की सरकार है उनके द्वारा एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर जो राज्य के रूप में था, राज्य के रूप में उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। तो 29 से घटकर राज्य कितने हो गए साथियों? 28 हो गए। ये परिवर्तन कहाँ हुआ? ये परिवर्तन जिस अनुसूची में हुआ उसी अनुसूची का नाम है प्रथम अनुसूची। ये परिवर्तन जिस अनुसूची में हुआ उसका नाम है प्रथम अनुसूची। एक बात तो घटकर 29 से घटकर 28 राज्य हो गए। परिवर्तन कहाँ हो गया? फर्स्ट शेड्यूल में साथियों। एक राज्य वहां से हटा दिया गया। ठीक। दूसरी बात साथियों, भारत में पहले संघ शासित जो प्रदेश थे उनकी संख्या 7 थी। 2 नए संघ शासित प्रदेश बना दिए। एक बनाया जम्मू कश्मीर, एक बनाया लद्दाख। तो 8 और 9 हो गए संघ शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 नए संघ शासित प्रदेश बना दिए गए। तो संख्या कितनी होगी? 9। परिवर्तन किस में हुआ? अनुसूची 1 में। जहां एक लिस्ट दे रखी थी 7 संघ शासित प्रदेशों की, वहां 2 और बढ़ गए तो 8 और 9 हो गए। फिर मोदी जी की सरकार के द्वारा एक और एक्ट लाया गया जिसमें दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली, ये 2 संघ शासित प्रदेश हमारे पहले से हैं। क्या नाम है? दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव। इन दोनों को एक संघ शासित प्रदेश बना दिया। नाम हो गया दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव। 9 संघ शासित प्रदेश जो थे उनकी संख्या घटकर वापस कितनी हो गई? 8। ये सारे परिवर्तन इस अनुसूची में किए गए। तो नोट डाल के लिखिए। बड़ा अच्छा नोट है ये। लिखिए, नए राज्य का गठन नए राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश नए राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश का गठन किए जाने अथवा उनका अस्तित्व समाप्त करने, अस्तित्व समाप्त हुआ ना जम्मू कश्मीर का, अथवा उनका अस्तित्व समाप्त करने पर सभी परिवर्तन अनुसूची 1 में किए जाते हैं। सभी परिवर्तन अनुसूची 1 में किए जाते हैं। अनुसूची 1 में किए जाते हैं। अगर आप नया राज्य बनाना चाहते हैं, नया संघ शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं, या किसी राज्य को समाप्त करना चाहते हैं अथवा किसी संघ शासित प्रदेश को समाप्त करना चाहते हैं, तो जो भी परिवर्तन होगा वो सारे परिवर्तन किस में होंगे साथियों? अनुसूची 1 में होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप मुझसे एक और प्रश्न जम्मू कश्मीर वाला लिख सकते हैं। एक नोट डाल के लिख दीजिए, क्योंकि करंट की भी तो बातें करनी है अब अपने को। भाई हमारी ये क्लासेस एडिशनल है, ये स्पेशल है, तो करंट की भी तो बात करनी है।
करंट की बात करके आपको क्या लिखना चाहती हो? भारत के संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी राज्य को राज्य के रूप में उसका दर्जा समाप्त करके उसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया। तो ऐसा लिखिएगा, नोट डाल के लिखे। अगस्त 2019 में पहली बार ऐसा हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, किसको बनाया मैंने बता दिया, फिर भी लिख दीजिए। आप लिखिएगा, इसी में नोट में लिख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, ऐसा लिखे, जम्मू कश्मीर राज्य का अस्तित्व समाप्त कर, जम्मू कश्मीर राज्य का अस्तित्व समाप्त कर, जम्मू कश्मीर राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दो नए संघ शासित प्रदेश डैश करके लिखिए, दो नए संघ शासित प्रदेश डैश करके लिखिएगा, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख बनाए गए। ऐसे लिखना पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख बनाए गए। साथियों, इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख बनाए गए। राइट, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख बनाए गए। अब मुझे मालूम है आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि सर राज्य और संघ शासित प्रदेश में फर्क क्या है। तो राज्य व संघ शासित प्रदेश में फर्क क्या है ये देख लीजिएगा। राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, राज्य वहां है साथियों जहां विधानसभा होती है, राज्य वहां है जहां पर राज्यपाल होता है, राज्य वह है जहां मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, और राज्य वह है जहां राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वहां की विधानसभा को दी जाए, उसे हम लोग राज्य कहते हैं साथियों। ठीक है, विधानसभा होगी तो ऑब्वियसली राज्य सूची होगी, विधानसभा होगी तो ऑब्वियसली मंत्रिपरिषद होगी, और वहां पर क्या होंगे, राज्यपाल होंगे। लेकिन साथियों, संघ शासित प्रदेश में यह बात लागू नहीं होती है। आप नाम देखिए ना, संघ शासित प्रदेश, अर्थात ऐसे एरियाज जिस पर संघ सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का शासन होगा। तो जब यूनियन गवर्नमेंट का शासन होगा तब वहां पर किसी भी प्रकार की राज्य सूची की या विधानसभा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शासन कौन करेगा, संघ करेगा। संघ शासन करेगा इसका सीधा सा मतलब है राष्ट्रपति शासन करेगा, और संघ शासन करेगा इसका मतलब है वहां पर अलग से हमको विधानसभा नहीं चाहिए, वहां भारत की जो संसद है वही कानून बनाएगी। तो संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति का अधिकार होता है साथियों, सारा संघ सरकार का अधिकार होता है, और वहां पर संसद ही कानून बनाती है। संघ शासित प्रदेशों के लिए विधि बनाने का काम कौन करती है, संसद ही करती है, क्योंकि नाम ही क्या है, संघ शासित प्रदेश। लेकिन साथियों, इन संघ शासित प्रदेशों में दो अपवाद है, एक दिल्ली
और दूसरा पुडुचेरी। दिल्ली के संदर्भ में तो नया कानून बन गया, आपको मालूम है। जब राज्य की बात करेंगे, जब आप लोगों से बताया जाएगा, दिल्ली और पुडुचेरी इसके अपवाद है साथियों। ये संघ शासित प्रदेश होते हुए भी संघ शासित प्रदेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली में खुद की सरकार है, दिल्ली में विधानसभा है, लेकिन दिल्ली में उपराज्यपाल है। पुडुचेरी में खुद की सरकार है, पुडुचेरी की विधानसभा है, लेकिन वहां पर उपराज्यपाल है। तो वहां पर राज्यपाल है, यहां पर उपराज्यपाल है। विधानसभा राज्यों में भी है और दिल्ली व पुडुचेरी में भी। लेकिन साथियों, जिस तरह से यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, राजस्थान में विधानसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की ताकत है, उस तरह की ताकत दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा को नहीं है। राज्य सूची के सभी विषय दिल्ली और पुडुचेरी को नहीं दे रखे। दिल्ली में नया कानून आ गया है, जस्ट अभी सप्ताह भर पहले ही दिल्ली का लिए जो विशेष प्रावधान कर रखा है, उसमें वहां की जो राज्य सरकार है उसके पावर को कम करने के लिए नया कानून बनाया जा चुका है। वो नया कानून क्या है, जब हम लोग राज्य की बात करेंगे बहुत डिटेल में अपने को बात करनी पड़ेगी साथियों, क्योंकि करंट तो यही है। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें।
तो साथियों, आपको फर्स्ट शेड्यूल क्या है मेरे हिसाब से पूरी बात समझ में आ गई होगी। प्रश्न सीधा बनेगा कि भारत का राज्य क्षेत्र कौन सी अनुसूची में परिभाषित है, तब आप आंसर दे देना प्रथम अनुसूची। याद रह जाएगा। बात को आगे बढ़ाएं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड शेड्यूल की, द्वितीय अनुसूची की। सेकंड शेड्यूल दिखाई दे रहा है आपको? सेकंड शेड्यूल व्हाइट कलर है, मैं इसको चेंज कर लेता हूं ब्लैक में ताकि आपको दिखे। साथ ही यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकंड शेड्यूल में क्या है? हमारे जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी, अब आपका प्रश्न मुझे मालूम है कि यही होगा कि संवैधानिक पदाधिकारी का क्या मतलब है। हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, ऐसे पद जिनका उल्लेख संविधान में है, उन्हें हम संवैधानिक पदाधिकारी कहते हैं। हमारे जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज है, उनको वेतन कितना मिलेगा, इस बात का उल्लेख जिस शेड्यूल में है उसी का नाम है द्वितीय अनुसूची। तो आप क्या लिखेंगे? लिखिए जरा। इसके अंतर्गत ऐसा लिख दीजिए, इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों, इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले, संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। ठीक है साथियों, अब देखिए, ऐसे पद जिनका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें संवैधानिक पदाधिकारी कहते हैं। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, हाई कोर्ट के जजेस हो, राज्यपाल हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो, राज्यसभा के सभापति हो, उपसभापति हो, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हो, हमारे चुनाव आयुक्त हो, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज है। इन पदों का उल्लेख संविधान में है। साथियों, मैंने अभी एक शब्द बोला, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज आल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, एक संवैधानिक पद है। वी हैव आर्टिकल 63, वी हैव आर्टिकल 64, 65, 66, 67, इवन 68 एंड 69। ये वो आर्टिकल्स हैं साथियों जिनमें उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। बट यू विल बी सरप्राइज माई फ्रेंड्स दैट Vice President of the India is a constitutional office, but there is no provision related to salary of the Vice President of the India in the Constitution of India. भारत के संविधान में भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन का उल्लेख नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों? क्या भारत के उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक नहीं है? संवैधानिक है, फिर भी इस पद के वेतन का उल्लेख संविधान में नहीं है साथियों। इसका कारण है साथियों, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एज ए वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है। इस वजह से अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। तो आपने क्या लिखा? इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं दिया जाता है। कोई वेतन नहीं दिया जाता है। कोई वेतन नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है, इसी में लिख देना, नहीं दिया जाता है, इसी में लिखिए। इस कारण से इस अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति के
वेतन का उल्लेख, उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, वेतन का उल्लेख नहीं है, उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। ये साथियों आपको बात ध्यान रखना कारण समेत, क्योंकि आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहां पर इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कथन और कारण में। कथन लिखा आएगा, कथन सुन लीजिए आप, कथन लिखा आएगा अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, ये कथन है। कारण लिखा आएगा उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं दिया जाता है। अब बात ये सही है या नहीं है साथियों? कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, व्याख्या भी करते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथियों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक है, कई सारे अनुच्छेदों में इस पद का उल्लेख है, लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई तनख्वाह मिलती नहीं है, इस वजह से अनुसूची 2 में इसका उल्लेख नहीं है साथियों। ये मैं कहना चाहता हूं, याद रहेगा आपको, अच्छा प्रश्न बन सकता है। अब लीजिए आप शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 अनुसूची 3। अनुसूची 3 में भी अच्छा प्रश्न हो सकता है। क्या होगा अभी बात करेंगे। पहली बात, अनुसूची 3 है क्या? तो साथियों, जब भी आप कोई पद ग्रहण करते हो, जैसे आप राष्ट्रपति बनते हो, उपराष्ट्रपति बनते हो, प्रधानमंत्री बनते हो, मंत्री बनते हो, राज्यपाल बनते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हो, हाई कोर्ट के जज बनते हो, इलेक्शन कमिश्नर बनते हो, CAG नियंत्रक व महालेखा परीक्षक बनते हो, तो आपको एक साथियों एक शपथ लेनी होती है। मैंने जिन पदों के नामों का उल्लेख किया, इनमें से कुछ लोग पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं, इनमें से कुछ लोग संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, इनमें से कुछ पदाधिकारी संविधान की रक्षा, प्रतिरक्षा, रक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण इत्यादि की शपथ लेते हैं साथियों। सो शेड्यूल 3 इज रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ द ओथ, शपथ के प्रारूप से उल्लेखित से संबंधित है। कौन पदाधिकारी किस बात की शपथ लेगा, उसका जो प्रारूप है, उस प्रारूप का उल्लेख शेड्यूल 3 में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं मंत्री बनना चाह रहा हूं, तो मैं इस तरह से शपथ लूंगा, मैं फला फला मंत्री पद की शपथ लेता हूं तथा पद से संबंधित गोपनीयता को बरकरार रखूंगा या गोपनीयता को मेंटेन रखूंगा। ये शपथ का जो प्रारूप है, इस तरह का जो प्रारूप है साथियों, ये प्रारूप दे रखा है अनुसूची 3 में सबके, जो भी संवैधानिक पदाधिकारी है। लेकिन माय फ्रेंड्स, वंस अगेन यू विल बी सरप्राइज दैट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड राज्यपाल, there is 3 offices in the Constitution of India. First is President, second is Vice President and third one is Governor. ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस है, संवैधानिक पद है, लेकिन दोस्तों इनकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों, तो बहुत ध्यान से कुछ बातें लिखिएगा। अनुसूची 3 के आगे डैश करके लिखिए। इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का मतलब तो समझ गए ना? प्रारूप मतलब क्या लोगे, उसका एक ढांचा तो होना चाहिए, नमूना। शपथ के प्रारूप का उल्लेख है, शपथ के प्रारूप का उल्लेख है, शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है अनुसूची 3 में। ठीक है, लेकिन साथ ही उसमें नोट डाल के क्या लिखोगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख इन अनुसूची में नहीं है। उनसे संबंधित अनुच्छेद में, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, देन अब बात करेंगे
कि राष्ट्रपति की शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुच्छेद 60 में, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नर, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 159, उस समय आपको बताया जाएगा साथियों कि राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख आर्टिकल 159 में। सो शेड्यूल 3 में वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दे रखा है, लेकिन इन 3 पदों का नहीं है। तो नोट डाल के लिख दीजिएगा। क्या नोट डालेंगे? लिखिए, राष्ट्रपति कॉमा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कॉमा उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है। ये बात महत्वपूर्ण है साथियों। अब आपका वही प्रश्न कि प्रश्न क्या बनेगा सर, ये बताइए आप। तो प्रश्न वही बनेगा साथियों, अनुसूची 3 का संबंध किससे है? पहली बात तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप का उल्लेख। दूसरा, अनुसूची 3 में इनमें से किन की शपथ के प्रारूप का उल्लेख है, किन की नहीं है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख नहीं है। और एक अच्छा प्रश्न, जैसे राष्ट्रपति के संदर्भ में गलत कथन को छांटिए, राज्यपाल के संदर्भ में गलत कथन को छांटिए, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं साथियों। और ऐसे प्रश्न बने हैं, कहाँ बने हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। राजस्थान की बात कर लेता हूँ। राजस्थान में वर्ष 2013 में राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा यानी RAS का एग्जाम था। वहाँ एक प्रश्न आया, राज्यपाल के संदर्भ में गलत कथन को छांटिए, और उसमें एक कथन लिखा हुआ था। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पुराने पेपर्स देखना बहुत जरूरी है, उससे प्रेरणा मिलती है कि किस तरह के आगे प्रश्न बन सकते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में असत्य कथन को छांटिए साथियों, फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो छांटना था। और एक स्टेटमेंट लिख दिया, आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। मेरे दोस्तों, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, उस समय अधिकांश मित्रों ने यह समझ लिया, अरे शपथ तो अनुसूची 3 में दे रखी है और ये लिख रहा है आर्टिकल, इसका मतलब गलत है ये, जबकि वो स्टेटमेंट सही था। राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख आर्टिकल 159 में है। ये बात सही है साथियों। ऐसे प्रश्न बनते हैं। सो वी शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। पुराने पेपर्स देखने चाहिए साथियों, उससे प्रेरणा मिलती है कि प्रश्नों का नेचर किस प्रकार का है। सो मेरे हिसाब से आपको ये बात याद रहेगी। राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति किस बात की लेते हैं, राज्यपाल किस बात की शपथ लेते हैं, मंत्री किस बात की शपथ लेते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल व्हेन हम जब उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे तब। फिलहाल हम लोग अनुसूचियों पर बात कर रहे हैं साथियों, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं तक सीमित करता हूँ। याद रहेगा, ये सब बातें आपको याद रखनी है। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन शेड्यूल 4, अनुसूची 4। अनुसूची 4 क्या है, शेड्यूल 4 क्या है दोस्तों, अभी मैं जो बात करने जा रहा हूं वो आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करने जा रहा हूं, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। उद्देश्य भी यही है। अनुसूची 4 क्या है ये बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि वी हैव पार्लियामेंट, एंड इन पार्लियामेंट देयर इज 2 हाउस, फर्स्ट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड सेकंड इज हाउस ऑफ द पीपल। ये मुझे बताना पड़ेगा। आप कहेंगे व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट हियर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट शेड्यूल 4। माय फ्रेंड्स, अनुसूची 4 में राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, किस राज्य से कितने निर्वाचित होंगे, इस बात का उल्लेख है। और ये समझाने के लिए फर्स्टली मुझे आपको बताना पड़ेगा कि पार्लियामेंट क्या है। वी हैव पार्लियामेंट, संसद है दोस्तों हमारे यहां पर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 इन पार्लियामेंट देयर इज 2 हाउस, 2 हाउस है।
एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स है राज्यसभा, एंड दूसरा हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है, ठीक है। राज्यसभा आप लोग जानते हैं दोस्तों, वर्तमान समय में वी हैव 245 मेंबर्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड लोकसभा नाउ वी हैव 543 मेंबर्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, बिकॉज एंग्लो इंडियन के जो मनोनयन का जो सिस्टम था साथियों, इस सिस्टम को अब ये अस्तित्व में नहीं रहा। यू आर वेरी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और अगर पता नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द लोकसभा तब आपको बता दिया जाएगा। We have Council of States and 245 members in the Council of States, but when we will discuss about the structure of the Rajya Sabha, then आप पाते हैं, आप ये देखते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं साथियों, एंड जो रिमेनिंग जो 233 सदस्य हैं वो 233 सदस्य चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं अभी ये हमारा पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा में 233 सदस्य चुने जाएंगे, 12 सदस्य मनोनीत होंगे, 12 मनोनीत होंगे। साथ ही ये 233 सदस्य चुने जाएंगे तो कहां से चुने जाएंगे, किस राज्य से कितने चुने जाएंगे, ये जहां लिखा हुआ है उसी का नाम है शेड्यूल 4। जैसे फॉर एग्जाम्पल 31 लोग यूपी से चुने जाते हैं, तो मेरे यूपी वाले जो मित्र हैं they should be aware about all these things, that 35 members of the Rajya Sabha elected from the UP, उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। जो मित्र हमारे राजस्थान से हैं, they should be aware 10 सदस्य राज्यसभा के जो है वो राजस्थान से चुने जाते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, यूपी से 31 चुने जाएंगे, राजस्थान से 10 चुने जाएंगे, किसी और से 4, किसी से 5, ये लिखा हुआ कहाँ है, ये जहाँ लिखा हुआ है उसी का नाम है शेड्यूल 4, अनुसूची 4। तो क्या लिखेंगे आप अनुसूची 4 में, लिखिए जरा, लिखिए अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में डैश करके लिखिएगा। इसके अंतर्गत राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले, इसके अंतर्गत राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले, राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले विभिन्न स्थानों, राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले विभिन्न स्थानों, निर्वाचित होने वाले विभिन्न स्थानों का आवंटन, विभिन्न स्थानों का आवंटन, विभिन्न स्थानों का आवंटन राज्यों में किया गया है, राज्यों में किया गया है, किया गया है। तो कौन से राज्य से राज्यसभा के लिए कितने मेंबर चुने जाएंगे, इस बात का उल्लेख जहां पर है साथियों, उसी को हम अनुसूची 4 कहते हैं। बात को समझ गए? अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले विभिन्न स्थानों का आवंटन राज्यों में किया गया, अर्थात किस राज्य से कितने चुने जाएंगे, इस बात का उल्लेख कहां पर है साथियों, अनुसूची 4 में। याद रखना, अच्छा प्रश्न हो सकता है, खासकर मैच करने के संदर्भ में प्रश्न बन सकता है। अच्छा, एक बात आपको और बताएंगे कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4, अनुसूची 1 जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शेड्यूल 4, इनमें एक संबंध है। जब कभी किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो अनुसूची 1 में भी परिवर्तन आता है और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन आता है। हम इस बारे में बात कब करेंगे साथियों, जब हम लोग अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे, क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का जो गठन है वो जब पढ़ेंगे साथियों, तब आपको बताएंगे कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में क्या संबंध है। यहां तक ठीक साथियों? अब हम लोग बात कर रहे हैं 5वीं अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल। आपको बातें समझ में तो आ रही है ना?
पांच, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, बहुत सरल भाषा है। लेकिन कठिन शब्दों में लिखे गए हैं, जटिल शब्द जरूर लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कोशिश अगर करें तो समझ में चीजें आ सकती है। पांचवी अनुसूची, साथियों पांचवी अनुसूची क्या है और छठी अनुसूची क्या है, दोनों अनुसूचियां एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। तो पांचवी और छठी दोनों के बारे में सुन लीजिएगा। ये छठी अनुसूची, ठीक है साथियों, ये सिक्स्थ। पांचवी और छठी अनुसूची क्या है साथियों, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। साथियों जब संविधान का जब निर्माण हो रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जब कभी भी इस शब्द का प्रयोग करता हूं कि हमारे संविधान निर्माता देवदूत थे, हमारे जो संविधान है वो किसी दुनिया के सबसे खूबसूरत दस्तावेज से कम नहीं है, मैं जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता हूं तो इसके पीछे बहुत बड़े कारण है साथियों। जब हमारे संविधान निर्माण की जब प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय कई सारे मुद्दों को लेकर बहस हुई। हमारे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भाई है, बंधु जो है, उनको लेकर भी संविधान सभा में पर्याप्त बहस हुई है। संविधान सभा के कई सारे सदस्यों ने उनके लिए विशेष संरक्षण की, विशेष अधिकारों की मांग की। साथियों मैंने अनुसूचित जाति, जिन्हें हम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनके लिए हमने एक अलग कैटेगरी बनाई है और हमने उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के तहत। और भारतीय संविधान के कुछ और अनुच्छेद है 330, 331, 32, 33 पर चर्चा करेंगे। उसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथियों जब संविधान का जो निर्माण चल रहा था उस समय हमारे जो जनजातियां हैं, आज जिसे हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, साथियों पहले इनको आदिम जातियां कहा जाता था। क्या कहते थे? आदिम जातियां, जिन्हें आप आदिवासी भी कह सकते हैं। आदिवासी। साथियों ये जो आदिम जातियां हैं, ये जो आदिवासी है, इनकी क्या विशेषता है? आप कहेंगे सर वी आर टॉकिंग अबाउट 5th and 6th शेड्यूल, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट आदिवासी और ट्राइबल्स के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? साथियों जो जनजातियां हैं वो क्या है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमने 5वीं एवं 6ठी अनुसूची संविधान में क्यों जोड़ी। कौन होते हैं ट्राइब्स, कौन होती है जनजातियां, कौन है हमारे आदिवासी? ये जो हमारे आदिवासी जो बंधु है, ये जो हमारे आदिम जो जातियां हैं साथियों, इनकी क्या विशेषता है? इनकी विशेषता ये है, एक ये जंगलों में रहते हैं। दूसरी विशेषता, ये प्रकृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, प्रकृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। उनका जीवन यापन, उनकी आजीविका प्रकृति पर निर्भर है। ये जंगलों में रहते हैं, उनकी आजीविका प्रकृति पर निर्भर है। और सबसे बड़ी खूबी इनकी ये है साथियों कि इनकी संस्कृति अलग है। हम जैसे जो मुख्य धारा के जो लोग हैं, जो मुख्य धारा में आने का दावा करते हैं, वो जो लोग हैं, उन लोगों की संस्कृति से इन लोगों की संस्कृति अलग है। साथियों इनकी वेशभूषा को अगर आप देखते हैं तो मुख्य धारा के लोगों से अलग है। इनके रहन सहन को अगर आप देखते हैं तो मुख्य धारा के लोगों से अलग है। इनके खान पान को अगर आप देखते हैं तो वो मुख्य धारा के लोगों से अलग है। इनके पहनावा को अगर आप देखते हैं मुख्य धारा के लोगों से अलग है। इनके संस्कारों को अगर आप देखते हैं मुख्य धारा के लोगों से अलग है। आप देखिए इनके जन्म, इनके विवाह के संस्कार देखिए, जब निधन हो जाता है तो मरने के बाद में जो दाह संस्कार के जो नियम है वो इनके देखिए। इनकी परंपराएं, इनके संस्कार हम लोगों से अलग है। इनकी एक विशेष प्रकार की संस्कृति है। आप कभी कोई पुरानी इस तरह की जो मूवीज़ है, अगर उन मूवीज़ को देखेंगे तो साथियों जो कबीलों में जो होते हैं, जो आदिवासी हमारे भाई बहन हैं, उनके जो विवाह के नियम, उनके तलाक के नियम, उनके दाह संस्कार के नियम, उनके बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके नियम आप देखेंगे सब हमसे अलग है। उनकी ये एक तरह से विशेष संस्कृति है साथियों। जब संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में इन आदिम जातियों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग थे, उन्होंने ये कहा कि हमारी ये जो विशेष संस्कृति है वो तो आप लोगों के संविधान के तहत खत्म हो जाएगी। आपका एक नया संविधान बन रहा है,
उस संविधान के तहत आप एक जैसे नियम बनाएंगे। इवन हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद आगे बात करेंगे आर्टिकल 47 वगैरह पर, उसमें लिखा हुआ कि भाई हम मद्यपान या ऐसे अल्कोहलिक पदार्थ जो शरीर के लिए घातक है, स्वास्थ्य के लिए घातक है, उन पर हम लोग रोक लगाएंगे। तो संविधान सभा में कई सारे सदस्यों ने ये बात कही कि हमारी जो विशेष संस्कृति है वो इस नए संविधान के तहत तो खत्म हो जाएगी। आप तो एक विवाह का नियम बनाते हैं, जबकि हमारे जो आदिवासी हैं उनमें बहुविवाह का प्रचलन रहा है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे नियम है साथ ही, उनके विवाह के अगर आप नियम देखेंगे तो मुख्य धारा के लोगों से अलग है। तो आपका जो नया कानून आ रहा है, आपका जो नया आयन बन रहा है, आपका जो नया संविधान बन रहा है, उस संविधान के तहत तो हमारे सारे ये जितने भी जो विशेष संस्कृति है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा संविधान सभा में इन लोगों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात के अंतर्गत कहा। जयपाल सिंह जी, मैंने शायद साथियों पहले भी बात की है, जयपाल सिंह जी संविधान सभा में सबसे मुखर थे इन हमारे आदिवासी भाई बहनों की बात को रखने वाले। जयपाल सिंह जी का नाम बहुत सुनहरे अक्षरों में लेते हैं हमारे आदिवासी भाई बंधु। इन आदिवासी भाई बंधुओं की, इन आदिम जातियों की, इन विशेष संस्कृति को किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जाए, इसके लिए संविधान में 2 अनुसूचियां जोड़ी। फर्स्ट इज 5th शेड्यूल एंड सेकंड इज 6th शेड्यूल। साथियों, अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे, सर एक अनुसूची से काम चल सकता था, 2 जोड़ने की जरूरत कहां थी? तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, 6ठी अनुसूची पर्टिकुलर 4 राज्यों के बारे में बात करती है। पर्टिकुलर 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा। ये 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज कैसे किया जाएगा, इसका उल्लेख है 6ठी अनुसूची में। नाउ आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे कि सर ये अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है? आपका प्रश्न होगा अनुसूचित क्षेत्र को लेकर। ऐसे एरियाज जहां पर हमारे जनजाति के बंधुओं की संख्या बहुत अधिक हो, ऐसे एरियाज को हम लोग क्या कहते हैं? शेड्यूल एरियाज कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। इन अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे किया जाएगा, इस बात का उल्लेख जिन अनुसूचियों में है वो है 5 और 6। 6ठी अनुसूची पर्टिकुलर असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा स्टेट का उल्लेख करती है। इन 4 स्टेट्स में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा, इस बात का उल्लेख करती है 6ठी अनुसूची। और इन 4 स्टेट्स के अलावा हिंदुस्तान भर के अन्य राज्यों में जो भी एरियाज, शेड्यूल एरियाज है, वहां पर प्रशासन कैसे किया जाएगा, इस बात का उल्लेख है 5वीं अनुसूची में। क्या मेरे दोस्तों आप समझे? मैं ये कहना चाहता हूं कि शेड्यूल एरियाज, आप पूछेंगे शेड्यूल एरियाज का मतलब ऐसे एरियाज जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग बहुतायत रहते हैं। उन एरियाज में प्रशासन कैसे किया जाएगा, कानून किस तरह से लागू होंगे, इस बात का उल्लेख जिन अनुसूचियों में कर रखा है वो है 5वीं एवं 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची पर्टिकुलर 4 स्टेट की बात करती है और 5वीं अनुसूची जो है पूरे भारत के संदर्भ में है, इन स्टेट्स को छोड़कर। अब साथियों एक प्रश्न आप मुझसे और पूछ सकते हैं। आप मुझसे पूछोगे अनुसूचित क्षेत्र होते क्या है, तो मैंने कहा ऐसे क्षेत्र, एक बार सुन लीजिए, ऐसे क्षेत्र जहां अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक संख्या में रहते हो, अधिक संख्या में रहते हैं, अधिक संख्या में रहते हैं, अधिक संख्या में रहते हैं। ऐसे एरियाज को क्या कहते हैं? शेड्यूल एरियाज कहते हैं। एक दूसरी बात, कोई भी एरिया शेड्यूल एरिया में आएगा या नहीं आएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं साथियों कि कोई एरिया, जैसे ये पूरा, आप बिहार के रहने वाले हैं साथियों, बिहार, ये बिहार समझ लीजिए राज्य है, ये पूरा बिहार ऐसे राज्य है। बिहार का ये पर्टिकुलर एरिया शेड्यूल एरिया है। ये किसने कहा? बिहार का पर्टिकुलर एरिया शेड्यूल एरिया है साथियों,
ये किसने घोषणा की? ये भारत के राष्ट्रपति घोषित करते हैं। किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करने की जो पावर है वो पावर राष्ट्रपति के पास है साथियों। तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? 5वीं अनुसूची में लिखिएगा जरा साथियों। 5वीं अनुसूची, शेड्यूल 5th, 5वीं अनुसूची, डैश करके लिखिए। पांचवी अनुसूची के आगे फिलहाल लिखिएगा साथियों। इसके अंतर्गत विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रशासन का उल्लेख है। किए जाने वाले प्रशासन का उल्लेख है। इसके अंतर्गत विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रशासन का उल्लेख है। ठीक साथियों, ये 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा। 5वीं अनुसूची के बाद में एक बार 6ठी अनुसूची पे लिख दीजिए, फिर दोनों को क्लियर कर देंगे। 5वीं में लिख दिया, इसके अंतर्गत विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रशासन का उल्लेख है। अब लिखिए 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट लिखिएगा 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल, 6ठी अनुसूची। एक बार लिखिएगा, मैं इसको वापस क्लियर कर दूंगा। डैश करके लिखे। इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, तथा त्रिपुरा, के अनुसूचित क्षेत्र, के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है साथियों। ये बात आपको लिखनी है। अब नोट डाल के क्या लिखेंगे? पहली बात, जो आपका प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कि सर ये आप बोल तो रहे हो अनुसूचित क्षेत्र, बता तो दीजिए कि अनुसूचित क्षेत्र होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल एरियाज। तो नोट डाल के लिखिए। दो बातें हैं एक्चुअली, दोनों बातें एक साथ में लिख देंगे। एक तो अनुसूचित क्षेत्र है क्या, और किसी भी एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है। तो नोट डाल के लिखिएगा, ऐसे क्षेत्र जहां अनुसूचित जनजाति, ऐसे क्षेत्र जहां अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जनजाति कह रहा हूं साथियों, अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। उन
उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। 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 ठीक है, इसी में लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, कोई भी एरिया अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं है ये कौन बताएगा? राष्ट्रपति। यस, राष्ट्रपति बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। तो इसी में लिख दीजिए, किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? ये सब ध्यान रखना, बड़े अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए भारत है साथी, उदाहरण के तौर पर, और यहाँ आसाम है, ये मेघालय है, ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा है। ये तो आ गया साथियों छठी अनुसूची के अंतर्गत। यहाँ प्रशासन कैसे किया जाएगा ये तो हो गया छठी अनुसूची में। लेकिन समझ लीजिए ये बिहार है, ठीक है, ये यूपी है, उदाहरण के तौर पर ये यूपी है। समझ लीजिए ये राजस्थान है, उदाहरण के तौर पर ये गुजरात है, ठीक है। इसी प्रकार से ये छत्तीसगढ़ है, ये एमपी है, ये एमपी, ये छत्तीसगढ़ है, उदाहरण के तौर पर। अब साथियों बहुत ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, बिहार का ये वाला, ये वाला, ये वाला, यूपी का ये, छत्तीसगढ़ का ये, मध्य प्रदेश का ये एरिया, गुजरात का ये एरिया, ये सब जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है। इन एरियाज में प्रशासन कैसे होगा ये 5वीं अनुसूची प्रावधान करती है। तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ऐसे एरियाज जिनको राष्ट्रपति ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया, वहां प्रशासन किस प्रकार से शासन करेगा इस बात का उल्लेख है। और छठी अनुसूची में पर्टिकुलर 4 राज्य आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में प्रशासन कैसे किया जाएगा इस बात का उल्लेख। जैसे फॉर एग्जाम्पल साथियों बहुत ध्यान से सुनिएगा, सरकार कोई योजना बनाती है, उदाहरण के तौर पर नरेगा, आप बिहार के हैं, चाहे यूपी के हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के, कहीं के भी हो, राजस्थान के, जैसे नरेगा के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अब नरेगा जब अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होता है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, तो वहां कहते हैं कि नहीं 200 दिन का रोजगार देंगे। तो ये एक स्पेशल क्षेत्र है, इसलिए वहां पर इस प्रकार का सिस्टम कर दिया गया। सरकार की विभिन्न योजनाएं, सरकार के कानून इन क्षेत्रों में अलग तरीके से लागू होता है साथियों, क्योंकि ये विशेष क्षेत्र है, इन्हें राष्ट्रपति ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे साथियों। बात को आगे बढ़ाते हैं। छठी अनुसूची के बाद में अब हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची पर, 7th शेड्यूल। सातवीं अनुसूची क्या होता है साथियों? 7वीं अनुसूची में आप लोग जानते हैं कि वी हैव फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। देयर इज 2 टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, फर्स्ट इज यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेकंड इज फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। In unitary system of the government, there is no existence of the state government, and in federal system of the government, there is distribution of the subject between center and the states. केंद्र और राज्यों के बीच में कार्यों का बंटवारा पाया जाता है, वो संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। और एकात्मक शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की राज्य सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। राज्य सरकार का अस्तित्व नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि वहां विषयों का बंटवारा भी नहीं होता है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत साथियों ये बता रखा है कि हमारे यहाँ पर जो केंद्र और राज्य हैं, कौन सी सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है, तो हम कहते हैं संघ सूची पर। तो संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं?
राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है? तो हम कहते हैं कि राज्य का विधानमंडल बनाता है। तो राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? एंड वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट आल्सो, समवर्ती सूची भी है हमारे यहाँ पर, जिस पर संसद और राज्य का विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची में कौन से विषय आएंगे, इस बात का उल्लेख जहां पर दे रखा है उसी को हम 7वीं अनुसूची कहते हैं साथियों। तो क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत? 7वीं अनुसूची में लिखिए, इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों, केंद्र की जगह संघ अगर लिखे तो अच्छा शब्द आता है, वैसे सही बता रहा हूं। इसके अंतर्गत संघ व राज्यों के बीच, संघ व राज्यों के बीच कार्यों का बंटवारा करते हुए, संघ और राज्यों के बीच कार्यों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई हैं। 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 ठीक है, डैश करके लिख दीजिएगा। संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, तथा समवर्ती सूची में आने वाले, कौन सी लिस्ट में कौन कौन से विषय आएंगे? समवर्ती सूची में आने वाले विषयों का उल्लेख, विषयों का उल्लेख इस अनुसूची में है। विषयों का उल्लेख इस अनुसूची में है। When we will discuss about the relation between center and the states, that time we will discuss about the subjects of the union list and the state list and the concurrent list. Now we should be aware that we have 3 lists. वो जो लिस्ट है वो 7th शेड्यूल में कौन सी सूची में कौन से विषय आते हैं, इस बात का उल्लेख 7वीं अनुसूची में कर रखा है साथियों। तो वहाँ 7वीं अनुसूची, वहाँ संघ सूची, वहाँ लगातार विषय की लिस्ट दे रखी है। फिर राज्य सूची में विषय की लिस्ट दे रखी है। फिर समवर्ती सूची के विषयों की एक लिस्ट दे रखी है। तो 7वीं अनुसूची इस तरह से है साथियों। जब केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से आपको बताएंगे कि कौन सी सूची में कौन कौन से विषय दे रखे हैं साथियों। ठीक है, बात को आगे बढ़ाए। 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल। नाउ वी हैव 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। साथियों 8वीं अनुसूची तो आपको सबको पता है, हमारे यहाँ पर जो विभिन्न भाषाएं जो बोली जाती है, तो उन विभिन्न भाषाओं को संवैधानिक मान्यता 8th शेड्यूल के अंतर्गत है। आज के दिन हमारे यहाँ पर 22 भाषाएं हैं। वी हैव 22 लैंग्वेजेस जो विच आर मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। तो 8वीं अनुसूची में क्या लिखोगे? विभिन्न भाषाओं की मान्यता का उल्लेख है। इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं की मान्यता का उल्लेख है। ठीक है साथियों, आज के दिन 22 भाषाएं, तो एक नोट डाल के लिख दीजिए, काम आएगा। बहुत महत्वपूर्ण नोट डाल रहे हैं। वर्तमान में इसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में, जिस दिन संविधान लागू हुआ था साथियों, उस दिन की बात कर रहा हूं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर देते हैं तो इसका मतलब है सरकारी कामकाज
अब उस भाषा में होगा साथियों। जैसे हमारे बिहार के जो साथी हैं, बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। इसी प्रकार से हमारे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, राजस्थानी भाषा को भी शामिल नहीं किया गया। राजस्थानी, भोजपुरी, भोंटी, ये कुछ ऐसी भाषा हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए लंबे समय से संघर्षरत है, आंदोलनरत है। अगर इन भाषाओं को मान्यता मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में सरकारी कामकाज इन भाषा में होने लग जाएगा। जैसे हमारे जो यूपी वाले जो मित्र हैं, हमारे जो बिहार वाले जो मित्र हैं, अगर बिहार में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भोजपुरी भाषा को शामिल कर दिया तो बिहार में जो एग्जाम्स होंगे वो हिंदी में भी पेपर आएगा, अंग्रेजी में भी पेपर आएगा, फिर भोजपुरी में भी आएगा। यस, भाषाओं की मान्यता का मतलब ये होता है साथियों। तो 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। नाउ वी हैव 22 लैंग्वेजेस इन द शेड्यूल 8th। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं टोटल, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। थोड़ा सा बता देता हूँ। और 15वीं भाषा साथियों जो है वो सिंधी भाषा और ये 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा जो है साथियों वो संविधान में जोड़ी गई थी। ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और ये 1967 की बात है। तो 14 भाषाएं ऑलरेडी थी, 15वीं भाषा कौन सी आ गई? सिंधी आ गई। और इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया? 21वां संविधान संशोधन किया गया। साथियों एक साथ में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 16, 17 और 18 के रूप में। नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी, ये 3 भाषाएं एक साथ में जोड़ी गई थी साथियों। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ वो है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ। कब हुआ साथियों? 1992। ये सब बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि 14 से किस तरह से हम लोग 15 पे पहुंचे, फिर 15, 16, 17, 18 किस तरह से हुई। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली भाषा भी हमारे 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है साथियों। इंग्लिश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, तो नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में साथियों 19, 20, 21 और 22 ये 4 भाषाएं एक साथ में संविधान में जुड़ी गई। 19, 20, 21 और 22। और ये चारों भाषाएं कौन सी है? बोडो, नागालैंड के आसपास बोली जाती है, नागालैंड के चारों ओर बोली जाती है। डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। मैथिली हमारा मिथिलांचल जो प्रांत है वहां पर बोली जाती है। और संथाली बिहार में काफी सारे एरिया में बोली जाती है। संथाल जो परगना हुआ करता था पहले। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जो चारों भाषाएं हैं साथियों, ये 92वां संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ? 2004 में, व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। सो दोस्तों ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। 8th शेड्यूल भाषाओं को लेकर है, संबंधित है। 14 भाषाएं मूल में थी, 15वीं सिंधी आई, फिर 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी के रूप में आया, फिर 19, 20, 21, 22 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली आई। इवन मैंने अमेंडमेंट भी आपके सामने रख दिए साथियों। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी उस विषय पर साथियों मैंने आपके सामने बात रखी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है साथियों। थैंक यू वेरी मच। आगे आने वाली क्लास में हम लोग 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th एंड 12th जो चारों अनुसूचियां जो बाद में जोड़ी गई उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।